नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रयोगवाद आखिर है क्या। एक विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन के साथ माना जाता है। तार सप्तक में अज्ञेय ने प्रयोग की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अपनी कविताओं के वक्तव्य में कहा है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं। यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया है या जिनको अवेद्य मान लिया गया है। तार सप्तक पृष्ठ 75 में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। उपयुक्त संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग की अनुमति उन क्षेत्रों की अन्वेषण प्रवृत्ति है जिन्हें अवेद्य या निरपेक्ष या अन्वेषणेतर मानकर छोड़ दिया गया था। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। अब आइए जानते हैं प्रयोगवाद का काल या उसकी समय सीमा क्या है। सन 1943 ईस्वी से 1953 तक के कालखंड को आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद का नामकरण किसने किया? अज्ञेय ने तार सप्तक 1943 में और दूसरा तार सप्तक सन 1951 में प्रकाशित किया। इन सप्तकों के कवियों ने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, अतः आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने विद्रूप में इस काव्यधारा की कविता को प्रयोगवाद की संज्ञा दी। अर्थात जो विद्रूप नामक पत्रिका थी उसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस काव्यधारा को प्रयोगवाद का नाम दिया। प्रयोगवाद का अर्थ। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रयोगवाद कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। अज्ञेय के अनुसार प्रयोगशील कविता में नए सत्यों या नई यथार्थताओं का जीवंत बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी है और उनमें पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोगी कविता एक ऐसी अभिनव काव्यधारा है जो परंपरागत मूल्यों एवं मान्यताओं में विश्वास नहीं करती, भावनात्मकता के स्थान पर बौद्धिकता को स्वीकार करती है तथा संवेदना और शिल्प में सर्वत्र नवीन व्याख्याओं प्रयोगों को अंगीकार करती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रयोगवाद जो है अधिकांशतः भावनात्मक के स्थान पर बौद्धिकता को ज्यादा स्वीकार करता है। तार सप्तक का अभिप्राय एवं विभिन्न सप्तकों का परिचय। तार सप्तक का अर्थ क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बाद में अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रवर्तन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये उनका पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के द्वारा हुआ। आगे चलकर अज्ञेय ने क्रमशः दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक भी संपादित एवं प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाएं संकलित है। इसके बाद भी एक तार सप्तक और प्रकाशित हुआ। तार सप्तक के कवियों के नाम इस प्रकार हैं। जो तार सप्तक है जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था, उसके जो 7 कवि थे उनमें अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा थे। उसके बाद दूसरा सप्तक के कवियों के नाम इस प्रकार हैं। इसके जो प्रथम कवि हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। इसके बाद अज्ञेय ने
तीसरे तार सप्तक का संपादन किया। उसके जो 7 कवि थे उनमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। इनमें केवल इन्हीं कवियों को क्यों स्थान दिया गया, ये एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि इसका स्पष्टीकरण देते हुए अज्ञेय ने मुख्यतः 2 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ऐसे कवियों को लिया है जो इतने प्रतिष्ठापित नहीं हुए हैं कि कोई प्रकाशक सहसा उनके अलग अलग संग्रह निकाल सके, और दूसरा उनके एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं और नहीं किसी मंजिल पर पहुंचे हैं, वे अभी राही हैं। अर्थात अज्ञेय का ये कहना है कि जिन कवियों को इस तार सप्तक में लिया गया है वे किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, अभी वे राही हैं, अर्थात अभी वे राह में चल रहे हैं, अभी वे नए नए इस क्षेत्र में आए हैं। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद की सामान्य विशेषताएं। प्रयोगवाद की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनको अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है बौद्धिकता प्रधान काव्य। अब बौद्धिकता क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवादी कवियों ने आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग्य, विद्रोह, सत्य कथन, स्वविश्लेषण तथा तथ्य निरूपण में अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। ये लोग काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहे और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते गए। इसमें जो हमारा दूसरा बिंदु आता है वह आता है विद्रोह का स्वर, कि प्रयोगवादी कवि विद्रोही क्यों हैं। तो भाव, भाषा, छंद विधान आदि सभी स्तरों पर विरोध का स्वर प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है, यह हम सब जानते हैं। सौंदर्य के प्राचीन मानदंड उनको बिल्कुल भी मान्य नहीं है और प्रयोगवादी कवि जो है प्राचीन उपमानों और सामाजिक मान्यताओं के प्रति भी विद्रोही रहा है। उसके बाद जो हमारा तीसरा बिंदु आता है वह है लघुता की प्रतिष्ठा। अभी लघुता क्या है इसको जानते हैं। लघुता को प्रयोगवाद में स्वीकार किया गया है। प्रयोगवाद छोटी से छोटी वस्तु को प्रतिष्ठा देता प्रतीत होता है, जैसे कि उसने पहली बार चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, रेडियम की घड़ी, सायरन तथा चाय की पाली जैसे विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है वह आता है यथार्थता के प्रति इनका विशेष आग्रह रहा है। इन कवियों का यथार्थ अर्थात जो वास्तविक चित्रण है उन्होंने उसको अपने काव्य में स्थान दिया है। प्रेम का विकृत चित्रण। प्रयोगवाद में प्रेम का विकृत चित्रण हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और अधिकांश कवियों ने इसका चित्रण किया है। उसमें प्रेम की मांसलता और वासना की सरिता प्रवाहित हुई है। काम का अधिक अश्लील अंकन हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक में कहा है कि आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। वो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा है और वे कल्पनाएं सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौंदर्य चेतना भी इससे आक्रांत है और उसके सब उपमान यौन प्रतीकार्थ हैं। अज्ञेय की एक कविता है जिसका नाम है सावन मेघ। उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं यहाँ पर। घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुकासा, छा गया इंद्र का नील वक्ष, स्नेह से आलिप्त, बीज के भवितव्य से उत्फुल्ल, बद्ध वासना के पंख से फैली हुई थी, धारयित्री सत्य की निर्लज्ज नंगी और समर्पित। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेम का एक प्रकार से काव्य के क्षेत्र में एक अश्लील चित्रण हुआ है, या जो प्रेम का है एक विकृत रूप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला विषय आता है वो है वैचित्र्य प्रदर्शन। विचित्रता क्या है इस काव्य में? विचित्रता
तो वो इसलिए है कि प्रयोगवादी जो जितने भी कवि हैं नवीन प्रयोगों के माध्यम से एकाएक अपनी प्रतिष्ठा कराना चाहता है। अतः चौंकाने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उन्होंने उक्ति व चित्र को अपने काव्य में स्थान दिया है। इस संदर्भ में प्रयोगवादी कविता में स्थान स्थान पर उलझाव, अस्पष्टता, अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसकी पुष्टि के लिए जैसे मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। यहाँ पर है कि अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता, तो ता ता होता 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 होता। अब इस कविता का अर्थ क्या है ये पाठक स्वयं समझ सकते हैं, अर्थ है भी या नहीं भी है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है मनोविश्लेषणवादी, कि प्रयोगवादी कवि जितने भी हैं वे मनोविश्लेषणवादी हैं। दर्शन के क्षेत्र में प्रयोगवाद फ्रायड, एडलर, युंग आदि के मनोविश्लेषणवाद को अभिव्यक्ति देता प्रतीत होता है। प्रेम और वासना का इन्होंने उन्मुक्त चित्रण जो है वास्तव में यौन कुंठाओं का इनके अंदर जो विस्फोट था जो प्रयोगवादी काव्य में भरा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मन के जितने भी भाव हैं उनको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है प्रयोगवादी कवियों ने। उसके बाद आता है सामाजिकता को अस्वीकार। इन कवियों ने सामाजिकता को अस्वीकार किस प्रकार से किया। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिवादी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें जो थी वैयक्तिक स्वतंत्रता की जो भावना थी वो अधिक थी, क्योंकि वह आत्मोन्मुखी और कुंठित था। इस वजह से प्रयोगवादी जो है सामाजिकता का बहिष्कार करते हैं। इसके बाद जो है इसका आता है शिल्पगत वैशिष्ट्य। इसके अंतर्गत शिल्प के अंतर्गत हम इसके छंद विधान या इसकी जो रचना है उसकी बनावट को देखते हैं तो ये कविता जो पूर्ववर्ती कविता है उससे भिन्न हमें नजर आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कविता जो है शिल्प के रूप में भी हमें एक नवीन दृष्टिकोण देती है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है वह आता है बधेश चित्रण। बधेश चित्रण का मतलब है कि इन्होंने अपने काव्य में भद्दा चित्रण किया है प्रयोगवादी कवियों ने। इसमें जैसे ग्रहित, घृणित और अश्लील शब्द चित्रों को बधेश कहा जाता है। प्रयोगवादी काव्य में इसका स्वरूप दिखाई देता है हमें। अब जैसे इसके जो संपादक हैं वो अज्ञेय हैं, तो अज्ञेय जैसा सुसंस्कृत और बहुपठनीय रचनाकार भी इसके मोह से स्वयं को बचा नहीं पाया और उन्होंने भी इस तरह का एक चित्र अपनी कविताओं में खींचा है। वे लिखते हैं कि निकटतर धंसती हुई छत आड़ में निर्वेद, मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव, धैर्य धन गदहा। ये अज्ञेय की पंक्तियां हैं। और प्रभाकर माचवे इसी को किस प्रकार से चित्रण करते हैं। लहू और नहीं गोमूत्र बहता है इन जिस्मों में, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में, अतृप्त आकांक्षा की वैश्या बुरी तरह खांस रही है। ये प्रभाकर माचवे का चित्रण, भद्दा चित्रण इन प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य में खींचा है। अब जो हमारा अगला बिंदु आता है वो है प्रयोगवाद में आस्था और जो अनास्था की भावना है उसका चित्रण इन कवियों ने अपने काव्य में किस प्रकार से किया है, आस्था और अनास्था का। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं में अनास्था और शंका को ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास को भी स्थान दिया है। तो इस प्रकार से इनके काव्य में दोनों चीजों का समावेश है। अतिशय बौद्धिकता के कारण राग तत्व नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संशय और अनास्था की उत्पत्ति होती है। तो यह भी इस काव्य में देखा जा सकता है। भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं कि मैं छोड़कर पूजा क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार, बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। इसी भाव को जो है अज्ञेय किस प्रकार से कहते हैं। कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार, पर उड़ेलते रहे अपना दुलार, उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता, तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। ये अज्ञेय की अपनी एक पंक्तियां हैं। और इसके साथ ही जो क्षणवादी एक इसकी विशेषता है प्रयोगवाद की,
कि वो एक छोटे से क्षण में अपने को समाहित करके उसी में जीना चाहता है, वो प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहता है, प्रत्येक क्षण में वो सुख भोगना चाहता है। तो इसलिए यह क्षणवादी है कि एक क्षण में जो हमें मिल जाए बस वही है। क्षणवाद की पकड़ ने प्रयोगवादी कवियों को बोध कराया है। अज्ञेय की जो नदी के द्वीप हैं, गिरजा कुमार के शिलापंख हैं, पृथ्वी कल्प है, और मुक्तिबोध की जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये क्या है, पौराणिक आख्यानों पर ये आधारित जितनी भी कविताएं हैं इनमें कहीं ना कहीं हमें क्षणवादी या अस्तित्व बोध का जो हमें ये गहरा संदेश देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी काव्य जीवन की अत्यंत यथार्थ और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वह सर्वत्र परंपराओं को अस्वीकृत करने वाला तथा नवीनता का स्पष्ट पक्षधर है। उन्होंने रूढ़ उपमानों का कट्टरता से विरोध किया है। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में सर्वथा अभिनव अप्रस्तुत विधान रूपायित वस्तु स्थिति भाव आदि को व्यंजित करने में अत्यंत सफल रहा है। और इसके निचोड़ रूप में यदि हम देखें तो डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने प्रयोगवाद के अस्तित्व एवं प्रत्यय के संदर्भ में लिखा है। वे लिखते हैं कि यह कहना सर्वथा असंगत है कि प्रयोगवाद ने हिंदी साहित्य को कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि प्रयोगवाद ने कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा कहते हैं। उसने और कुछ भले ही न दिया हो, परंतु सड़ी गली परंपराओं और जीवन मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह की भावना अवश्य दी, साथ ही भाषा और शैली के नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान की और भाषा को अधिक सशक्त और प्रांजल बनाने का प्रयास इन प्रयोगवादी कवियों ने किया है। तो इस तरह से प्रयोगवाद की यह व्याख्या समाप्त होती है। इसमें हमने तार सप्तक के कवियों के बारे में भी पढ़ा, कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए, इन कवियों की क्या धारणा थी समाज के प्रति, यथार्थ के प्रति, वास्तविकता के प्रति, वे क्या चाहते थे, और काव्य के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।